आज का टॉप डिफेंस अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया के MRFA टेंडर में दुनिया की कई सारी कंट्री अपने फाइटर ऑफर कर रही है। इसी बीच इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ने हिंट दिया है कि अगर MRFA में राफेल को सिलेक्ट किया जाता है तो वो 114 के बजाय 90 एडिशनल जेट पे सेटल कर सकते हैं। ये डिसीजन काफी लॉजिकल है क्योंकि अगर 90 और राफेल आ जाते हैं तो हमारे पास टोटल 126 जेट हो जाएंगे, जो कि असल में इंडियन एयरफोर्स के MMRCA प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा। ये MMRCA प्रोग्राम कारगिल वॉर के बाद से ही इंडियन एयरफोर्स की प्रायोरिटी लिस्ट में था, क्योंकि हमें एक ऐसे जेट की जरूरत थी जो मल्टी रोल यानी कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों मिशन कर सके और हमारे 4th जनरेशन जेट और फ्यूचर के 5th जनरेशन जेट के बीच का गैप फिल कर सके। अब राफेल को सिलेक्ट करने का फायदा ये होगा, फ्रांस के साथ पहले से एस्टेब्लिश सप्लाई चेन है, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है और इंडियन स्पेक राफेल की प्रोडक्शन लाइन भी रेडी है। इससे हमें काफी टाइम और कॉस्ट सेविंग होगी। इसलिए अगर 90 और राफेल लेते हैं तो हमारे पायलट और ग्राउंड क्रू को नए जेट के ट्रेनिंग और फैमिलियराइजेशन में भी टाइम नहीं लगेगा। और राफेल नहीं सिलेक्ट किया जाता है तो MRFA में दूसरे ऑप्शन भी है, जैसे बोइंग का F-15EX और FA-18 सुपर हॉर्नेट, लॉकहीड मार्टिन का F-21, साब का ग्रिपन ई और यूरोफाइटर टाइफून है। लेकिन फिर भी राफेल का इंडियन एयरफोर्स में मौजूदा ट्रैक रिकॉर्ड और ऑपरेशनल फिल्मिलैरिटी उसको थोड़ा एज दे सकती है। इसके अलावा डेसॉल्ट और इंडियन कंपनी के बीच एक कोलैबोरेशन भी हो सकता है, जो फ्यूचर में मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बड़ी स्टेप होगा। इन शॉर्ट, ये डिसीजन अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी स्ट्रेटेजिक और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। भारत अपने LCH प्रचंड को टैक्टिकल वीडियो डाटा लिंक सिस्टम के साथ अपडेट करने वाला है, जो इसका नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी काफी इंप्रूव करेगा। सिंपल भाषा में बोले तो इस सिस्टम के साथ प्रचंड रियल टाइम में दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ डाटा शेयर कर पाएगा। यह बैटल कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट को और बेहतर बनाता है। HAL ने पहले TBDL सिस्टम डेवलप और टेस्ट करना शुरू कर दिया है। इस सिस्टम का काम ये होगा कि प्रचंड के कॉकपिट में UAV और ग्राउंड बेस्ड सेंसर से लाइव हाई क्वालिटी वीडियो और डाटा भेजे जा सकेंगे। इसका फायदा ये होगा कि पायलट बिना ज्यादा रेडियो कम्युनिकेशन के लाइव वीडियो और डाटा देख पाएगा। मतलब कि बैटलफील्ड में जो भी रियल टाइम डाटा सेंसर जैसे UAV और ग्राउंड सेंसर कैप्चर करेगा वो सीधा हेलीकॉप्टर के क्रू को मिल जाएगा बिना ज्यादा डिले के। ये TBDL प्रचंड को एक सेड विजुअल लैंग्वेज देगा, यानी कि सारे फोर्सेस रियल टाइम में वही डाटा और इमेजिनरी देख पाएगा जो हेलीकॉप्टर का क्रू देख रहा होगा। ये ना सिर्फ सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाता है बल्कि दूसरी एयरबोर्न और ग्राउंड फोर्सेस के लिए भी जरूरी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में शेयर करता है। इस वजह से प्रचंड सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है बल्कि पूरे कॉम्बैक्ट नेटवर्क का इंटीग्रेट हिस्सा बन जाता है। आपको बता दें कि पहले से ही प्रचंड में एक डेटा लिंक है जो नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन में काम करता है। TBDL का सीधा असर कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस पे होगा, क्योंकि टेक्टिकल यूनिट्स और ग्राउंड फोर्सेस हर वक्त लेटेस्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पर काम करेंगे। HAL द्वारा बनाया गया प्रचंड इंडिया का पहला हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन कैपेबल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल, रॉकेट और 20 mm टर्रेट गन भी है, जो इसे क्लोज एयर सपोर्ट और एंटी आर्मर मिशन में भी एक शानदार प्लेटफॉर्म बनाता है। इंडिया के MRFA प्रोग्राम के लिए काफी मेजर ऑफर्स आ रहे हैं, जिसमें US के बड़े फाइटर जैसे F-15EX, F-21 और FA-18 सुपर हॉर्नेट भी शामिल है। लेकिन HAL और रसिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन मिलके सुखोई 30 मार्क आई का अपग्रेडेड वर्जन सुपर सुखोई ऑफर कर सकता है। यह ऑप्शन कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है और ज्यादा स्वदेशी कंटेंट भी प्रोवाइड करेगा। सुखोई 30 मार्क आई पहले से ही इंडियन एयरफोर्स का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो मल्टी रोल मिशन में अच्छे से काम कर सकता है। अगर HAL और UAC मिलके सुपर सुखोई अपग्रेड ऑफर करता है तो इंडियन मिशन के लिए कस्टमाइज और सस्ता ऑप्शन बन जाएगा। सुपर सुखोई में इंडियन वेपन जैसे अस्त्रा BVR मिसाइल और ब्रह्मोस A सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होंगे, जो कि फॉरेन वेपन से चीपर और लॉजिस्टिकली कन्वीनियंट रहेगा। इसके अलावा DRDO और ADA के नए एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगे होंगे, जो इस जेट को आज के एडवांस स्टैंडर्ड पे ले आएंगे। कंपोजिट एयर फ्रेम से जेट लाइट वेट और स्टील कैपेबिलिटी में अपग्रेड होगा और इसमें नए रशियन AL-51 इंजन बेटर थ्रस्ट और फ्यूल इफिशिएंसी देगा, जो इस जेट को और रिलायबल बनाएगा। सुपर सुखोई का मेन एडवांटेज ये होगा कि एडवांस एवियोनिक्स और इंजन के साथ 5th जनरेशन फाइटर जैसे AMCA के करीब लाया जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सेंसर हाई थ्रेट्स इन्वायरमेंट में भी इसको कम्पिटिटिव बनाएगा। और यदि अब हम कॉस्ट की बात करें तो सुपर सुखोई का कॉस्ट US के F-15EX, F-21 और सुपर हॉर्नेट से काफी कम हो सकता है। अगर HAL और UAC मिलके ये सुपर सुखोई ऑफर करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रेनिंग और मेंटेनेंस इजी हो जाएगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 मार्क आई ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया के सिक्योरिटी नीड्स के हिसाब से अब बात हो रही है कि क्या रसिया का TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर
इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये बॉम्बर एक्सपेंसिव है और इसको मेंटेन करना भी कॉस्टली है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। TU-160 का रेंज इतना ज्यादा है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल ले जा सकता है और एनिमी की टेरिटरी को टारगेट कर सकता है बिना उसके एयर स्पेस में घुसे। इससे इंडिया को अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करने का मौका मिलेगा, जो न्यूक्लियर डिटेरेंस के लिए जरूरी है। TU-160 बॉम्बर एक ही बार में बहुत सारा वेपन ले जा सकता है और एक ही बार में काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है, जबकि फाइटर जेट को यही काम करने के लिए कई बार उड़ान भरना पड़ेगा। तो बॉम्बर का फायदा ये है कि एक ही मिशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और तेज गति वाला सुपरसोनिक बॉम्बर है जो माक 2 की स्पीड तक जा सकता है, जो इंडिया को पावरफुल स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगा। इसका यूज चाइना के बढ़ते थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी है। अगर इंडिया TU-160 खरीदता है तो रशिया पर निर्भरता बढ़ जाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत के गोल के अगेंस्ट हो सकता है। इसका प्राइस और मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा होता है, जो इंडिया के बजट पे प्रेशर डाल सकता है। इंडिया का करंट डिफेंस फोकस रीजनल डिफेंस पे है। अगर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लेना है तो अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल या फाइटर बॉम्बर को डेवलप करे तो सिमिलर कैपेबिलिटी मिल सकती है, वो भी कम कीमत पर। फाइनल डिसीजन ये होगा कि क्या TU-160 के बेनिफिट उसकी हाई कॉस्ट और डिपेंडेंसी के प्रॉब्लम को जस्टिफाई करता है या नहीं। जेन टेक्नोलॉजी ने बारबरिक नाम का दुनिया का सबसे हल्का अल्ट्रा लाइट रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप है। बारबरिक ग्राउंड व्हीकल, नेवल वेसल और स्टैटिक डिफेंस पोजीशन जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यूज हो सकता है। ये सिस्टम वेपन को 5.56 mm से 7.62 mm कैलिबर तक सपोर्ट करता है और बैटलफील्ड इफेक्टिवनेस को बूस्ट करता है, जबकि पर्सनल को सेफ्टी फायर से दूर रखता है। बारबरिक का डिजाइन मॉडर्न कॉम्बैक्ट के लिए है और ये वेरियस आर्मामेंट जैसे 7.62 mm और 12.7 mm मशीन गन, 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर और 80 GM को सपोर्ट करता है। इसका डुअल वेपन कैपेबिलिटी जैसे कि 12.7 mm मशीन गन के साथ 7.62 mm मशीन गन या 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर का कॉम्बिनेशन इसे काफी फ्लेक्सिबल बनाता है, जो अलग अलग टारगेट को एफिशिएंटली टारगेट कर सकता है। रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑपरेटर को लाइन ऑफ फायर से दूर रख सकता है, जो रिस्क को कम करता है। बारबरिक में मल्टी ऑपरेटिंग मोड है, जैसे कि टच टू एम मोड, जॉयस्टिक ऑपरेशन मोड और एंटी ड्रोन मोड है, जो उसको हर मिशन के लिए अडेप्टेबल बनाता है। ये सिस्टम मैनुअली टारगेट सिलेक्ट करने के ट्रेडिशनल मेथड को जल्दी और इजीली रिप्लेस करता है, जिससे रैपिड रिस्पांस मिलता है। एंटी ड्रोन मोड ड्रोन को ट्रैक करने के लिए है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके टेक्निकल फीचर जैसे हाई टॉर्क EM ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड ट्रिगर और प्रिसाइज फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल बारबरिक को ऑपरेशनली इफिशिएंट और एक्यूरेट बनाती है। लाइट वेट डिजाइन से ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल है और टफ एनवायरनमेंट में भी रिलायबल है। बारबरिक का डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में सेफ्टी, स्पीड और प्रिसीजन को बढ़ाता है। इंडिया के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।